चलिए तो फिर इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर के वो सारे क्वेश्चंस को जो अक्सर हमको किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, क्लॉजेस, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। पूरे क्लास को एक बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सबको पता होगा कि व्यापम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर से। तो इन सभी तरह के क्वेश्चंस को एक सिंगल वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो व्यापम के द्वारा किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने वाले हैं, जो भी आपके आप एग्जाम दिलाने वाले हैं आगे सुपरवाइजर या जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो टीचर भर्ती एग्जाम। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू। जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो जिन नीचे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं वो कौन से वर्ड्स इनसे बिलोंग करता है उसको बता रहे हैं अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स कौन सा है? शी येल्ड व्हेन शी हीट हर टो, वो जोर से चिल्लाई है ना। येल्ड मीन्स होता है चिल्लाना। कब चिल्लाई? व्हेन शी हीट हर टो, जब अपने टो को उसने हिट कर दिया या लग गया। तो चिल्लाना, येल्ड मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। तो ये वर्ब है, नाउन है, कंजंक्शन है कि एक एडवर्ब है। ठीक है, तो किसी भी तरह के ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता हो, आपको पता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वर्ब। तो ये हो जाएगा येल्ड मीन्स वर्ब, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है ये, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पहचानना है कि वो कौन सा है। ठीक है, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, मैं उनको अपने घर के पास से रोज गुजरते हुए देखता हूँ। तो जो पासिंग वर्ड आया है ना वो क्या है? जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है कि ऑब्जेक्ट है? देखिए जो वर्ब होते हैं ना वो होते हैं दो तरह के, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं तीन तरह के, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव्स क्या होता है? टू के बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगता है वो कहलाता है इन्फिनिटिव्स। जिरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी के साथ। ठीक है, और पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी फिर से होते हैं तीन तरह के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना पासिंग, वो एक जिरंड है। वो क्या है? एक जिरंड है। ठीक है, जिरंड यूजुअली ये अनचेंजेबल होता है, ये चेंज नहीं होता वर्ब के फॉर्म या सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे आई सी हिम पासिंग है, आई सॉ भी होता तो भी आई सॉ हिम पासिंग होता। ठीक है, आई हैव सीन हिम पासिंग ऐसा भी होता, ये तो भी मतलब ये क्या हो गया, जो मेन वर्ब है ना वो चेंज होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एक जिरंड है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब। नीचे दिए हुए कौन सा वर्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो सिंपथी, सिंपथाइज और सिंपथेटिक और सिंपथाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना सिंपथी क्या है? एक भाव का नाम है। सिंपथी का है इमोशन है, सिंपथी एक तरह का इमोशन का नाम है, सिंपथी दया, है ना। तो वो तो हो गया नाउन। सिंपथाइज जो वर्ड है वो है एक वर्ब। सिंपथाइज मतलब दया करना, सिंपथी करना या दिखाना, है ना। तो ये हो जाएगा एक वर्ब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल। आई ईट फ्रेश वेजिटेबल, ये वॉइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसको एक्टिव वॉइस से पेजी वॉइस में चेंज करना है। तो आई ईट फ्रेश वेजिटेबल का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेश वेजिटेबल इज ईटन बाई मी होगा। देखिए कहाँ पर है फ्रेश वेजिटेबल। अच्छा, वेजिटेबल्स बोला गया यहाँ पर, मतलब एक से ज़्यादा वेजिटेबल्स, प्लूरल नंबर की बात हुई है, इस कारण से फ्रेश वेजिटेबल्स आर ईटन बाई मी हो जाएगा। फ्रेश वेजिटेबल्स आर ईटन बाई मी। एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस जिस, देखो वॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं जिस टेंस फॉर्म में होते हैं ना उसको उसी टेंस फॉर्म में चेंज करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सिंपल जो है वो कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो ये सिंपल में है तो किस में चेंज जाएगा? कंटिन्यूअस में। ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स आर ईटन बाई मी। बाकी जो हैव है, वॉज है, वर है, ये सब बिल्कुल भी नहीं आता इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, अगर ये एट होता, अगर ये होता एट, आई एट फ्रेश वेजिटेबल्स, मैंने फ्रेश वेजिटेबल खाया, अगर ये ऐसा होता तो उस केस में क्या आता इसका आंसर? उस केस में इसका आंसर आता फ्रेश वेजिटेबल्स वर ईटन बाय मी आता, है ना। पास्ट में होता, अगर क्वेश्चन पास्ट में होता तो क्वेश्चन प्रेजेंट में है, इसका आंसर भी प्रेजेंट में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, दे विल अरेंज अ वैरायटी प्रोग्राम। दे विल अरेंज अ वैरायटी प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये किस में है? एक्टिव वॉइस में है, पेजी वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये दे विल अरेंज क्या करेंगे? वे अरेंज करेंगे। अरेंज करना ये तो वर्ब हो गया, क्या अरेंज करेंगे भाई? अ वैरायटी प्रोग्राम, अ वैरायटी प्रोग्राम। तो अ वैरायटी प्रोग्राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किधर आएगा? देम बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सामने आएगा। ठीक है, मतलब पूरा वैरायटी ऑफ प्रोग्राम सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम। और विल के बाद क्या लगता है? जिस भी सेंटेंस में, जिस भी क्वेश्चन में ना विल हो एक्टिव वॉइस में,
तो पेजी वाइज बनाते टाइम ना विल बी कर देते हैं, याद रखना हमेशा विल के बाद बी लगाएंगे, चाहे शेल हो, चाहे विल हो, चाहे शुड हो, ठीक है। मतलब जो मॉडल्स होते हैं ना, एक्चुअली इसको समझना है आपको, जो मॉडल्स होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में जब पेजी वाइज बनाया जाता है तो बी को जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा अ वैरायटी प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय देम, अ वैरायटी प्रोग्राम विल बी, अब देखो विल बी कहाँ है, ये विल बी हो गया, विल बी अरेंज्ड बाय देम, ठीक है। अरेंज्ड क्यों हुआ, हमेशा याद रखना जब भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करना हो, सबसे मेन रूल होता है वर्ब को हमेशा हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, चाहे किसी भी सेंटेंस को आप चेंज कर रहे हो पेसिव वॉइस में, इस कारण से अरेंज का अरेंज्ड हो गया। बाकी विल का क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सबसे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक्सट्रीम ओल्ड एज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा ओल्ड एज जब कोई आदमी ना कैसे बिहेव करने लगता है, लाइक अ फूल, मूर्खों की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डोटेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। डोटेज वो एज है, होती है ह्यूमन बींग्स का, मानव का, मनुष्य का, जब वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाता है और दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ फूल, ठीक है, डोटेज। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। नीचे ये क्या दिया गया है, एक फ्रेज दिया गया है। फ्रेज किसको बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, वाक्यांश है ना, हिंदी में बोलेंगे खंड या वाक्यांश। वाक्यांश जैसे क्लॉज होता है उसी तरह से फ्रेज भी होता है। तो वन अनदर ये एक फ्रेज दिया गया है और ये बोला गया है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिएगा एक बार। वन अनदर प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है कि आर्टिकल है, बताइए। तो देखो आर्टिकल तो कहीं भी होगा नहीं, आर्टिकल में ए एन दया आता है, प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन हो सकती है, एडवर्ब में कन्फ्यूजन हो सकता है, प्रोनाउन में कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वन अनदर, ईच अदर या ईच अदर है ना, ये इस तरह की जो फ्रेजेस होते हैं ना, वो एक होता है प्रोनाउन, ठीक है, वो क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन का एक रूप है। और कौन सा प्रोनाउन होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो। कौन सा प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब अच्छा वन अनदर और ईच अदर दोनों को एक बार और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। जब भी ना किसी दो लोगों की बात होती है, जब भी किसी दो की बात होती है तो यूज़ किया जाता है ईच अदर का। ईच अदर मतलब दो, और एक दो से ज़्यादा लोगों की बात हो एक दूसरे के केस में, है ना। जैसे हम बोलें वे एक दूसरे का हेल्प करते हैं, दो लोग हैं, है ना, दो लोग हैं और दोनों लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो ईच अदर लगाएंगे। लेकिन दो से ज़्यादा है, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी है, और बोला जाए कि वे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो दे हेल्प ईच अदर ना बोल के हमको बोलना पड़ेगा दे हेल्प वन अनदर, ठीक है। तो इस केस में इसका यूज़ होता है, ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड स्पेलिंग के ऊपर हो गया। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो जाएगा, एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट और एफिडेविट। तो एफिडेविट का सही अगर हम स्पेलिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी आप जो देख रहे हैं ना, एफिडेविट, वो इसका सबसे सुटेबल क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा, एफिडेविट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसका करेक्ट नहीं किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अनइंटेलिजिबल है, अनडेलिबल है और इलिजिबल है, तो याद रखिए इनकरेजिबल वर्ड होता है इसका सही ऑप्शन आंसर, है ना। जिसको सुधार ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, असुधार्य बोलते हैं हिंदी में, असुधार्य, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में उसको बोलेंगे इनकरेजिबल, क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इनकरेजिबल, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू, इंडिकेट। अच्छा यहाँ पर भी अंडरलाइन वर्ड्स को क्या किया गया है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा बोला गया है, विक्टोरियन, यहाँ पर अंडरलाइन था। विक्टोरियन क्या है, वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन इंग्लिश, कौन सा इंग्लिश, विक्टोरियन इंग्लिश का हिस्ट्री पढ़ते हैं कहाँ, स्कूल में आजकल। तो विक्टोरियन इंग्लिश, तो विक्टोरियन वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, इंग्लिश का विशेषता बताया गया है, कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं, विक्टोरियन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, विशेषण हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आपको व्यापम में मिलेंगे जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। पिक आउट द सेंटेंस विच इज इन द
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए बोला गया है, सीधी सीधी सी बात है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव या हैज़ के साथ बीन लगा होता है ना। हैव या हैज़ के साथ क्या लगा होता है, बीन। तो आप उसको पहचान लो भाई, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो यहाँ पर ये वाला आप सेंटेंस देखेंगे अगर आप, मीना हैज़ बीन कम्पीटिंग इन फ्लोट कंपटीशन रिसेंटली, ठीक है, वो यहाँ पर इसमें कंपटीशन कर रही है। वर्ब आईएनजी में होता है और हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा होता है, और यही होता है पहचान किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सीधा सीधा हमको सही आंसर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, शी हैज़ रिटर्न लेटर्स। शी हैज़ रिटर्न लेटर्स, पेजी में चेंज करना है इसको। तो यहाँ रिटर्न वर्ब है, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अच्छा, जब भी एक्टिव वॉइस में क्या लगा हो, हैज़ या हैव लगा हो, इंपॉर्टेंट है, आपको पेजी वाइज बनाते टाइम बीन लगा देना है। क्या लगा देना, बीन, बिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेटर्स हैज लेट, अच्छा लेटर्स है। तो अब देखो, जब ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट की जगह में जाता है, तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ हैज़ है तो हम हैज़ ही लगाएं, ठीक है, हैज़ है तो हैज़ ही लगाएं, क्योंकि सी था तो हैज़ लगा था, लेकिन भाई अब लेटर मतलब ये बन गया सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना। तो ये हो जाएगा, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। तो जब याद रखिएगा, इस कभी भी आर है या तो वर है या तो हैज़ रहता तो वो गलत रहता, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। बीन लगाना जरूरी है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, शी इज कॉलिंग मी। शी इज कॉलिंग मी, अब इसका क्या करना है, पेजी वाइज करना है। तो शी इज कॉलिंग मी, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा आई, है ना। और इज वाला है तो आर में चेंज हो सकता है ना। तो देखो ये तो हाँ इज एम आर, तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, यही सही आंसर होगा, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, क्यों बिंग क्यों लगाए, याद रखिए जब भी कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन हो, एक्टिव वॉइस कौन सा हो, कंटिन्यूअस वाला, तो बिंग लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखो, हैव, वॉज तो किसी भी स्थिति में आएगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया है कि एक्टिव वाइज से पेजी वाइज बनाते समय इसमें टेंस के फॉर्म में है, उसी में उसको चेंज किया जाता है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में, परफेक्ट है तो परफेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की देखिए, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस इज। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवाइस का एडजेक्टिव फॉर्म पूछा गया है। तो एडवाइसेबल, एडवाइस, एडवाइजिंग की एडवाइज्ड। तो एडवाइसेबल मतलब एडवाइस करने योग्य, ठीक है, विशेषता एक एडवाइस करने योग्य, तो यही हो जाएगा इसका क्या, एडजेक्टिव फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म बोला गया, बकेट, फ्लोरल, फ्लोरिस्ट की फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, किसी का विशेषता बताना, फ्लोरल हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्लावर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, फ्लोरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। एंशियंट सोसाइटीज़, ठीक है, प्राचीन समाज का क्या अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। एंशियंट सोसाइटी का स्टडी क्या कहलाएगा, आर्कियोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। एक ऐसा पर्सन जिसका बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है और रीजनिंग पावर में स्ट्रांग है, वो कहलाते हैं एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, स्नॉब और लिटरेट, है ना। स्नॉब तो नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। जो रीजनिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है उसका, इंटेलेक्चुअल, सॉरी, है ना, क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल। इस तरह के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो इंटेलेक्चुअल याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब स्पेलिंग चेक बोला गया है। कमिटी, 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 कौन सा होगा सही आंसर। देखो कमिटी में ना 2 बार एम आता है और 2 बार टी आता है और 2 बार ई आता है। 2 बार एम, 2 बार टी और 2 बार ई, ये सही आंसर हो जाएगा कमिटी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द अंडरलाइन वर्ड इज। कौन सा टाइप का प्रोनाउन है अंडरलाइन वर्ड, मतलब ये वाला वर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो याद रखना, योर्स, माइंस, माइन, ठीक है, हर्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो पॉसेसन को बताते हैं, अधिकार को बताते हैं, वो कहलाता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा, योर्स, ठीक है। चलो अगला हम देख लेते हैं, द एंटोनिम ऑफ हार्श। हार्श का उल्टा पूछा गया है। हार्श मीन्स क्या होता है, आप लोगों को पता है, बहुत ही ज़्यादा हार्शली, ठीक है। तो ये सेवियर, माइल्ड, हार्ड। हार्ड मतलब लगभग हार्श का ये तो सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। हार्श का क्या हो गया, कठोर, कठोर या कटु। हार्श मीन्स कठोर या कटु। तो देखो
माइल्ड और सीवियर, सीवियर मीन्स भी होता है कड़ा या बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जो माइल्ड है ना उसका मतलब होता है हल्का। माइल्ड मीन्स क्या होता है, हल्का। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, कठोर या कटु का माइल्ड, हल्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हु रोट इट, यहाँ पर पेजी वाइज बोला गया हु रोट इट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना हु वाला, तो बाई से स्टार्ट होता है, बाय हुम, है ना, क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज इट रिटन, बाय हुम वॉज इट रिटन। क्यों क्यों यहाँ पर वॉज क्यों लगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म में था, इस कारण से वॉज लगा। और रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब इसका रोट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, तो बाय हुम वॉज इट रिटन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल जेंडर। जेंडर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं, ऐसे जेंडर जो ना तो मैस्कुलाइन हो ना ही फेमिनाइन हो, है ना तो मैस्कुलाइन ना फेमिनाइन। तो चेयर, ट्री और बेबी, बेबी को यहाँ पर क्यों न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है, क्योंकि बेबी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हमको क्लियर नहीं होता कि वो मेल या फीमेल। ठीक है, बेबी मतलब उसको न्यूट्रल जेंडर इसलिए बोल दिया जाता है। लेकिन टीचर जो है वो एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको फीमेल टीचर और मेल टीचर अलग अलग क्राइटेरिया में उनको बनाया जा सकता है और बताया जा सकता है। तो टीचर यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए याद रखिएगा, न्यूट्रल जेंडर कौन सा नहीं है, टीचर नहीं है। बाकी बेबी, ट्री और चेयर न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। बेबी इसलिए क्योंकि बेबी जब वर्ड बोला जाता है तो बेबी मेल बेबी या फीमेल बेबी ऐसा क्लियर नहीं होता। ठीक है, इस कारण से उसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। अगला देख लीजिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मॉडेस्ट का सबसे अच्छा एंटोनिम्स बताना है। मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, विनम्र या नम्रता, है ना, मॉडेस्ट। तो अनहैप्पी, कॉन्सिएटेड, सोलेन और ग्लम। तो देखो ग्लम मीन्स उदास या दुखी, इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये सभी, है ना। कॉन्सिएटेड जो वर्ड है ना, विनम्र के जस्ट उल्टा है, घमंडी या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिएटेड। ठीक है, तो मॉडेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, विनम्र का कॉन्सिएटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोला गया है। पैसेंजर को सबसे सही तरीके से आप कैसे लिखेंगे, पैसेंजर, 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 पैसेंजर की पैसेंजर। तो PASSENGR होता है, क्या होता है, PASSENGR, पैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। चूज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। इस नाउन का मैस्कुलिन जेंडर किसका, नन का। ठीक है, नन मीन्स होता है साध्वी और मॉन्क मीन्स होता है साधु एक तरह का। तो इसका सही और सबसे अच्छा सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा मॉन्क। मॉन्क का फीमेल जेंडर होता है नन। ठीक है, और मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, मॉन्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लो एक बार। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का उल्टा क्या होगा, सबसे सुटेबल। हॉस्पिटैलिटी मीन्स समझते हो आप क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है सेवा सत्कार करना। ठीक है, जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा खासा हॉस्पिटैलिटी देते हैं, उसका देख रेख करना, है ना, और वेलकम करना बहुत ही अच्छे से, हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। लेकिन इसका अगर उल्टा देखें तो कंप्लेन नहीं होगा, क्वाडली नहीं होगा, कोल्डनेस है, और वार्म क्या है, रेतफुल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ना कोल्डनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोल्डनेस। ठीक है, ठंडक, क्या हो जाएगा, ठंडक मतलब सेवा सत्कार स्वागत में ठंडा पड़ जाना, ठंडक होना एक तरह का, वो कहलाती है किसका, हॉस्पिटैलिटी का सही और सबसे सुटेबल एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर सी कोल्डनेस है, किसका उल्टा, हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत ही बढ़िया से वेलकम करना किसी का। ठीक है, स्वागत सत्कार। अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। या किसका मैस्कुलिन चूज करना है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर ये बताना है कि इसमें मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है। तो देखो पीहैन फेमिनाइन है, ड्रेक, रो और काउंटेस। ईयरल जो वर्ड होता है उसका फेमिनाइन होता है काउंटेस, ईयरल का, है ना, ये जो वर्ड है ना इसका फेमिनाइन ये हो गया। तो मैस्कुलाइन पूछा है, ये तो फेमिनाइन है ना। पीहैन भी एक फेमिनाइन है, आपको पता है, पी कॉक का। और ड्रैक जो है ना वो एक जो इसको नर बतख, है ना, नर बतख को बोला जाता है ड्रैक। तो यही क्या है, एक मैस्कुलाइन जेंडर है, ड्रैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट नाउन पूछा गया है। देयर आर 3 चिल्ड्रंस इन द रूम। तो चिल्ड्रंस बोला गया है, चिल्ड्रंस नहीं होता, सिर्फ चिल्ड्रन बस होता है ना, ऐसा नहीं लगेगा। ऑलरेडी चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड उसका
चिल्ड्रन बनता है प्लूरल नंबर, ठीक है। देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम, देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम, ये सही लग रहा है। आगे देख लो, देयर इज 3 चिल्ड्रन, इज बोल दिया गया, गलत हो गया। देयर आर 3 चाइल्ड, यहाँ पर 3 बोला है और चाइल्ड बोला है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, ऐसा वर्ड बताइए जिसमें कुछ लोग ज़्यादा लोगों के ऊपर गवर्न करते हैं, शासन चलाते हैं, है ना। तो ऑलिगार्की जो है ना, ऑलिगार्की जो है एक तरह का शासन प्रणाली है ऑलिगार्की, उसमें जो कुछ लोग होते हैं, फ्यू पीपल्स गवर्न मैनी, है ना ऑलिगार्की। बाकी मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ये सभी अलग है। ऑलिगार्की यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू पीपल गवर्न्स द मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड चूज करने के लिए बोला गया। नेबर, नेक्टर, नेसेसरी, नेमेसिस, नेमेसिस, नेसेसरी और नेक्टर तो सही है। नेबर गलत है क्योंकि ना बी ओ के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। BOUR होता है नेबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है पर ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है। दे हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, एस नहीं लगता, हालांकि प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो दे हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दे हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर। उसी तरह से एक और देख लो, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ये भी उसी के ऊपर है और प्लूरल बनाने के ऊपर। हु ओन्स दिस पोल्ट्री, हु ओन्स दिस पोल्ट्री, प्लूरल नंबर में बोला गया है तो प्लूरल नंबर में पोल्ट्री नहीं होता, ये पोल्ट्रीज नहीं होता, पोल्ट्री ही होता है। तो हु ओन्स दिस पोल्ट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि IAS लगा है उसका आंसर गलत है, क्योंकि प्लूरल इस तरह से एस लगा के नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस ही गिव मी मैनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नाउन कौन सा है, नाउन मतलब नाम, संज्ञा। इन्फॉर्मेशन, मी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हो जाएगा, सूचना, वही तो एक नाम है ना भाई, सूचना, इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन, अच्छा सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी, डॉन, ठीक है। डॉन मीन्स क्या होता है, देखो दो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन। डस्क मीन्स होता है शाम का समय, डस्क मीन्स क्या होता है, शाम का समय, है ना, मतलब शाम होने से जस्ट पहले थोड़ा सा जो समय होता है ना, अर्ली इवनिंग वो। और डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, डॉन मीन्स क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो देखो, डस्क, डस्क तो इसका अपोजिट हो गया, जैसे कि मैंने बताया है ना, ट्विलाइट और ग्लूम, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो तो इसका शाम के समय को ही बोलते हैं। जो सनराइज वर्ड है ना, सनराइज मतलब सूर्योदय का समय, वो कहलाएगा डॉन का सिनोनिम, सुबह, सनलाइट, सनराइज है ना, सूर्योदय का समय, डॉन कहलाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, अच्छा इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। अबेड ऑफ रोजेस, अबेड ऑफ रोजेस क्या कहलाएगा भाई, अ रियली गुड इन्वेंशन, हैप्पी एक्जिस्टेंट, एन एस एन क्या है, इजी एंड, अच्छा यहाँ पर और कुछ वर्ड था, एन एजी एंड कंफर्टेबल, है ना, इस तरह के। तो ये इसका सही आंसर होगा। अ बेड ऑफ रोज मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ या बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अ बेड ऑफ रोज, अ बेड ऑफ रोज, फूलों का बिस्तर, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बोला गया। फ्रेजिल, फ्रेजाइल का फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है, फ्रेजाइल मीन्स होता है थोड़ा सा कमजोर, क्या बोल सकते हैं, कमजोर, फ्रेजाइल मीन्स हो जाएगा कमजोर। तो कमजोर का उल्टा पूछा गया है ना, तो फीबल, रोबस्ट, सिंपल और बीटर। रॉबस्ट मीन्स होता है मजबूत या कठोर, रॉबस्ट, और इसका अपोजिट होता है फ्रेजाइल का, रॉबस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 36 को, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज द पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका पेसिव फॉर्म पूछा गया, अभय विल अरेंज द रैक, द रैक विल बी अरेंज्ड बाय, कहाँ है देखो, द रैक विल बी अरेंज्ड बाय अभय, ठीक है। वुड होगा नहीं, कैन होगा नहीं, वॉज होगा नहीं, ठीक है, सीधा सीधा सिर्फ बी बस लगाना है, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अब डेंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ द गम्स, ठीक है, एक ऐसा डेंटिस्ट वो किस में स्पेशलाइज है, ट्रीटमेंट ऑफ द गम्स में, तो पीरियोडोनिस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, पीरियोडोंटिस्ट, है, पीरियोडेंटिस्ट कहलाती है ऐसे डेंटिस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ गम्स में स्पेशलाइजेशन हो, है ना, पीरियोडोंटिस्ट, ठीक। डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा स्किन से रिलेटेड डॉक्टर। हम देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडेस्ट इन लाइफ, नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडेस्ट इन लाइफ। चिल्ड्रन आर इनोसेंट सोल, चिल्ड्रन आर इनोसेंट सोल। अच्छा यहाँ पर ना आप देखेंगे, चिल्ड्रंस आर इनोसेंट सोल और उसके बाद ये ब्लैंक करके यहाँ से है, नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडेस्ट इन लाइफ, ठीक है। तो चिल्ड्रंस आर इनोसेंट सोल और ये दोनों सेंटेंस को कौन सा जो कंजंक्शन है वो जोड़ेगा, ये पूछा गया है
चिल्ड्रन आर इनोसेंट सोल्स हु नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडल ऑफ इन लाइफ, ऐसा हो जाएगा, है ना। हु नीड द, मतलब ये किसका यूज़ करेंगे, हु, वाई तो होगा नहीं, विच होगा नहीं, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है ना, वर्ड भी नहीं होगा। हु मीन्स होता है जो लिविंग बींग्स के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस फिर पूरा कैसे होगा, चिल्ड्रन आर इनोसेंट सोल हु नीड द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडल इन लाइफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फिर सही इसका आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नरेशन का क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू अशोक, टीचर ने अशोक से कहा, वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम में अटेंशन क्यों नहीं देते। तो वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर वर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड अशोक वाई, अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सामने आया हुआ है। ठीक है, वो अपने जगह में चला जाएगा, मतलब अफर्मेटिव में चेंज होगा, सीधा सीधा नेगेटिव। ठीक है, पास्ट में चेंज होएगा, पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, इसका रूल आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसको चेंज करने का नियम क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ना, दो चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। जो पास्ट है, ठीक है, वो जो भी फॉर्म में है उसका वो अपने पास्ट फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, जो भी है उसके पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पहली चीज़ तो। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को तोड़ना होता है, या तो अफर्मेटिव में लाना होता है, या नेगेटिव है तो नेगेटिव में लाना होता है। तो क्योंकि ये नेगेटिव वाला है ना, तो इस कारण से नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपने जगह में चले जाता है। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर ही हम इंट्रोगेटिव बनाए रहते हैं ना। ये इंट्रोगेटिव सामने था, सब्जेक्ट से पहले था, तो उसको सब्जेक्ट के बाद में ले जाना पड़ेगा, सीधा सीधा और सिंपल सी काम, और कुछ नहीं करना है। वही नॉट में है तो उसको नॉट में ही रखना है, अफर्मेटिव में नहीं लाना है। अगर वो नॉट नेगेटिव नहीं रहता तो उसको अफर्मेटिव में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो, द टीचर आस्क्ड अशोक, टीचर ने अशोक से पूछा, किस चीज़ के लिए पूछा, वाई ही डिडंट पे अटेंशन टू हिज वर्क। अब डोंट का डिडन हुआ, मतलब पास्ट में चेंज हुआ, और जो डिड या जो डू था, जो ही से पहले था, वो अपने जगह में आ गया। बाकी सब एज इट इज़ है, बाकी सब में कोई दिक्कतें नहीं होती, सिर्फ इतना ही करना होता है। क्या करना होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब को अपने जगह में लाओ, ठीक है, और ये कंजंक्शन का यूज़ करके जोड़ दो। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कंजंक्शन नहीं लगता इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चंस होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, उसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है फिर इस हिसाब से भी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर दैट लगा दिया, दैट लगता नहीं है, दैट ना डिक्लेरेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें लगेगा, इंट्रोगेटिव में नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर ये हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड अशोक, टीचर ने अशोक से पूछा, वाई ही डिडंट पे अटेंशन टू योर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये योर आ गया है ना, योर तो होगा नहीं, वो तो हिज में चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, आप देख लो। ऑप्शन नंबर 1 में आ जाते हैं, ये वाला देखो, द टीचर आस्क्ड अशोक वाई ही डिडंट पे अटेंशन टू हिज वर्क, यही सबसे सुटेबल आंसर है ना। करेक्ट आंसर में अगर हम चलेंगे तो देखो, जो अलग अलग जो ऑप्शन है ना उसमें मिस्टेक क्या है उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, देखो, हम शुरू में हमको लगा कि ये वाला है, लेकिन हमने यहाँ पर पाया कि भाई यहाँ पर तो कंजंक्शन लगा है दैट, तो ये कट गया। फिर सेकंड, फिर हमको लगा ये वाला है, फिर हमने पाया कि भाई यहाँ पर तो ये जो योर वर्क है वो तो चेंज होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि द टीचर सेड टू अशोक, टीचर ने अशोक से पूछा है, तो योर उस समय टीचर ने उनको बोला होगा कि तुम्हारा काम, लेकिन अब कोई थर्ड पर्सन इसको रिपोर्ट कर रहा होता है, तो इस कारण से उसको हीज बोलेंगे, है ना, उसका काम। तो ये योर में ये ऐसा नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा हीस में। तो इस कारण से अब फिर हम यहाँ पर गए, और यहाँ पर हमको मिला कि सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट है, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है, ये परफेक्टली चेंज्ड है, और यहाँ पर ये भी हीज में चेंज्ड है। तो द टीचर आस्क्ड अशोक वाई ही डिडंट पे अटेंशन टू हिज वर्क, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, आप डे बाय डे दिनों दिन लेजी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गेटिंग लेजी डे बाय डे। अब देखो, ये एक तरह का इन्फॉर्म कर रहे हैं ना हमको, तो ही इन्फॉर्म्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही सबसे सुटेबल है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट आई एम गेटिंग लेजी डे बाय डे। आगे बाकी वाले में क्या क्या है एक बार और देख लो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, आप दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसमें है ये सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा, सीधा सा और सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या होगा, ही सेड टू मी चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी में, ही टोल्ड मी दैट लगेगा कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि डिक्लेरेटिव किस कोई बताने वाला चीज़ है, बताने वाला चीज़, पूछने वाला चीज़ नहीं है, पूछने वाला चीज़ रहता है ना तो नहीं लगाते हैं ना, बताने वाला चीज़ है तो दैट लगाएंगे भाई। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि क्या बताया, आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे। आई क्यों,
यू उसने मेरे लिए यूज़ किया था, मैं बता रहा हूँ कि भाई उसने मुझसे ऐसा कहा, तो मैं बोलूँगा आई, अपने लिए आई यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई वॉज क्यों, क्योंकि हमको पास्ट में चेंज करना होता है, तो वो वॉज। अब बाकी तो वही है, गेटिंग लेजी डे बाई डे, है ना। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, ठीक है। अगला देखो, माई फादर सेड, मेरे फादर ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंड, अगर वीडियो, अगर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल से अगर न्यू है तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। इस तरह के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आगे लाते रहेंगे, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर और सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप लोगों को क्लियर करते रहेंगे। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखो भाई, नरेशन में ना, अगर यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है, यूनिवर्सल फैक्ट को दिया गया है, तो वो चेंज नहीं होते। वो क्या नहीं होते, वो चेंज नहीं होते, है ना। उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, सिर्फ दैट लगा के जोड़ के। तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वो तो भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, उसमें कोई उसको पास्ट में चेंज करोगे क्या, नहीं। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, उसको मतलब पास्ट में बोल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर ना ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह कौन कहाँ पर है, ऑनेस्टी हैज़ बीन नहीं लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, ये भी वॉज है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में। वाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाओ व्हाट अ लवली वेदर इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। सेड द चिल्ड्रन, ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, देख लीजिए। ऐसे सेंटेंस को जब भी चेंज करते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ भी है ना। और यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है वो लगेगा, द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ लवली वेदर, इट वॉज अ लवली वेदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेकंड ही सही आंसर हो जाएगा। कंजंक्शन लगता है इसमें दैट, याद रखना, है ना। द चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ लवली वेदर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू एज आई से, ये क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टेक्स भी पूछा जाता है अक्सर, व्यापम में आप देखे होंगे, ठीक है। तो डू एज आई से, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कहो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू। इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसमें एंटी नॉट लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, जोर देकर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, एम्फेसाइज किया जाता है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। डू एज आई से, मैं जैसा बोलूँ वैसा करो, करोगे कि नहीं, ठीक है, या नहीं करोगे, तो ये हो जाएगा वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे, ऐसा, इस तरह से वॉन्ट यू। अगला है यू फेल ऑन योर बैक, ठीक है, आप कहाँ पर गिर गए, अपनी पीठ के बल गिर गए, है ना। यू फेल ऑन योर बैक, तो फिर फेल है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो ये डिडंट यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिडंट यू हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डीड है, तो डिडंट यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टुमारो वी विल अटेंड अवर कॉलेज, टुमारो वी विल अटेंड अवर कॉलेज, तो टुमारो है ना, विल है, तो विल वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल वी, ऑप्शन नंबर बी, विल वी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, विल वी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, 45 क्वेश्चंस, पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2 में इस वीडियो का और बाकी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले और भी नेक्स्ट पार्ट में, तो उस पार्ट को भी आप अच्छे से जरूर देखिएगा। फिर के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।